जी डियर व्यूअर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अर्नो से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टॉपिक, जो कि आपका 10th 8th और +2 तीनों का हिस्ट्री के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये महात्मा गांधी की लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आंदोलन माना जाता है, और इस आंदोलन की जो फॉर्मल शुरुआत हुई है वो हुई है 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। जब महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की तो इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक स्पेशल जो सेशन बुलाया गया, और वो सेशन बुलाया गया सितंबर 1920 के अंदर। वैसे तो आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो सेशन बुलाया जाता था वो दिसंबर में होता था ऑफिशियल। क्योंकि अब भारत के अंदर आंदोलन शुरू हो चुका था, इसलिए इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए नागपुर के अंदर 1 सितंबर 1920 को स्पेशल मीटिंग बुलाई गई, और इस मीटिंग के अंदर लाला लाजपत राय जी को इसका प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया, यानी कि उनको ये जिम्मेवारी दी गई कि आप इसको संबोधन करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे मेनली। तो इसके डिस्कशन में रिज़ल्ट ये आया कि जो भी महात्मा गांधी के आंदोलन के फेवर में थे कुछ लोग, और कुछ इसके खिलाफ भी थे। तो फेवर में कौन था? एक तो थे मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, और दूसरे थे अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स मैंने कि जैसे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि भारत के अंदर जो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई है तो उसके अंदर दो भाई थे, जो एक का नाम था मौलाना शौकत अली और दूसरे का था मौलाना मोहम्मद अली। तो ये दो भाई थे, इन्होंने महात्मा गांधी के इस आंदोलन को सपोर्ट किया। और जो इसके अगेंस्ट थे आंदोलन के, उनमें एक नाम है एनी बेसेंट, दूसरे हैं मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुसलमान लीग पार्टी को बिलोंग करते थे, तीसरे थे इनके अंदर बिपिन चंद्र पॉल, जिसको हम लाल बाल पाल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट थे यानी कि उग्रवादी थे। और तीसरे हैं हमारे MMM यानी कि मदन मोहन मालवीय। तो ये व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के इस आंदोलन के फेवर में नहीं थे, जबकि ये दो व्यक्ति थे उनके फेवर में थे। अब उसके बाद बात आती है कि वाई मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू क्यों किया। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है कि 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। अब इस वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या था? सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये था कि भारत के अंदर जो महंगाई थी वो लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे ही वॉर होती है तो वॉर के अंदर आपको पता है कि हर प्राइस है जो स्टोरेज करने शुरू कर देते हैं प्रोड्यूसर, और जिससे प्राइस लगातार क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। दूसरा, लॉस ऑफ द सिविलियन लाइफ्स इन दी वॉर, और लड़ाई के अंदर भारत के बहुत सारे जो सिविलियन लोग थे वो उन्होंने अपनी जान गंवा दी, और इससे भी महात्मा गांधी जी परेशान थे, उनको इनका बात का दुख था। तीसरा था ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन दी डिफेंस, और अंग्रेज़ों ने बहुत सारा पैसा है जो डिफेंस के ऊपर खर्च किया। भारत से टैक्स लेते थे और भारतीय लोगों के ऊपर इसको खर्च ना करके उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल डिफेंस के ऊपर किया, आर्मी के ऊपर किया, तो जिससे भारतीय लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा अंग्रेज़ों के समय में नहीं मिली। क्रॉप फेलियर, शॉर्टेज ऑफ फूड, उसके बाद भारत के अंदर क्रॉप फेलियर हुआ, तो जिसके कारण बहुत सारे लोगों को खाने के लिए भोजन है वो नहीं मिला, तो जिससे भारत के अंदर कुपोषण की समस्या शुरू हो गई थी। तो ये रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सब पॉइंट्स के अंदर। दूसरा कारण था महात्मा गांधी के इस आंदोलन के शुरू करने के पीछे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने बताया था कि इसके अंदर आप शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो, और वो 2 साल तक उसकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। नो अपील, नो वकील, नो दलील, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये मोतीलाल नेहरू जी की बोली हुई लाइन है, और महात्मा गांधी ने इसको काला कानून बोला था। तो ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। इसके बाद तीसरा कारण था जलियांवाले बाग का जो इंसिडेंट हुआ, मैसेकर हुआ, तो इससे भी महात्मा गांधी जी तंग थे, यानी कि उनको इस बात का दुख था कि जलियांवाले बाग के अंदर जो भारतीय लोग मारे गए तो उसके अंदर अंग्रेज़ों का कसूर था, जिसके कारण वो अंग्रेज़ों के खिलाफ इस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया। फिर एक आता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के अंदर हमने बताया था कि जो
टर्की के सुल्तान थे उनको खलीफा को गिरफ़्तार कर लिया गया था और उनसे उनकी पावर्स वो छीन ली गई थी, जिससे भारतीय मुसलमानों को इस बात का दुख हुआ कि हमारे जो सुल्तान है उनको अंग्रेज़ों ने हमारे धार्मिक मामलों में दखलंदाजी की है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद कुछ किसानों से और जो लेबर से रिलेटेड मूवमेंट थी, जैसे कि खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मिल और चंपारण, ये तीनों मूवमेंट भी हम ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने अपना ये आंदोलन शुरू किया था। अब उसके बाद बात आती है कि जो महात्मा गांधी का ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, मतलब आर्थिक प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़े। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि जो मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कॉलेज और जो स्कूल है उनमें जाना छोड़ दिया। अंग्रेज़ों के बने हुए जितने भी स्कूल थे, कॉलेज थे, उनके अंदर उन्होंने पढ़ाई है जो वो अपनी छोड़ दी महात्मा गांधी के कहने पर, क्योंकि उनको कॉपरेट नहीं करना हमने किसी तरीके से भी। फिर उसके बाद जितने भी टीचर्स थे, वकील थे या हेड मास्टर थे, उन्होंने अपनी पोस्टों से रिज़ाइन दे दिया कि हम आपके स्कूलों के अंदर या आपकी अदालतों के अंदर काम नहीं करेंगे। उसके बाद बाइकआउट ऑफ दी कौंसल इलेक्शन, और जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं उनका भारतीय लोगों ने बाइकआउट कर दिया। सिर्फ आपको याद रखना है कि चेन्नई की जो वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल थी उन्होंने इसका बाइकआउट नहीं किया था। चेन्नई का ही पुराना नाम मद्रास है। बाकी सभी स्टेटों के अंदर जो काउंसिल के इलेक्शंस हैं उनका भारतीय लोगों ने बाइकआउट कर दिया। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट है जो शुरू होगी और भारत की जो इंडस्ट्री थी, खास करके टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी, ये फ्लोरिश होगी। फ्लोरिश का मतलब होता है डेवलप हो जाना। उनका जो बिजनेस है वो पहले से बेटर चलना शुरू हो गया, क्योंकि भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों की बनी हुई जो गुड्स हैं उनका यूज़ करना बंद कर दिया था, जिससे भारतीय उद्योग जगत है जो वो पहले से ज़्यादा बेटर हो गया। इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स डिक्रीज़, और जो विदेशों से हमारे भारत के अंदर वस्तुएं आती थी, आयात होता था, उनकी मात्रा कम होगी, वॉल्यूम कम हो गया। पहले 102 करोड़ का आता था, लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी का ये आंदोलन शुरू हुआ, भारतीय लोगों ने भारत की बनी हुई वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया। तो इससे लगभग 50% के आसपास जो ट्रेड है वो कम हो गया था। जैसे पहले 102 करोड़ का सामान आता था, अब कितना आने लग गया, 57 करोड़। तो लगभग 45 करोड़ का जो प्रोडक्ट है वो भारत के अंदर अब कम आने लग गया। इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट हुआ। आखिरी पॉइंट है कि बूस्ट फॉर द इंडियन इंडस्ट्री, और ये भारतीय जो उद्योग थे उनके लिए एक तरह का बूस्ट था। बूस्ट का मतलब होता है कि इनके लिए एक तरह का वरदान था, और वो भारत की जो इंडस्ट्री है वो लगातार तरक्की करती गई। एकदम से हमारी इकोनॉमी की जो इंडस्ट्री हैं, लोकल इंडस्ट्री हैं, उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया। तो ये इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट थे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, तो उसका एरिया कौन सा था। तो सबसे पहला एरिया है अवध का। अब अवध के अंदर आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि अवध के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड कर रहे थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो कि सन्यासी थे, और ये आए थे पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत जो महासागर है उसके ऊपर एक टापू है, आइलैंड है, और उसका नाम है फिजी। तो ये वहाँ से आए थे, और इन्होंने ही बाबा रामचंद्र सन्यासी जी ने अवध के अंदर महात्मा गांधी के इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ के लेबर वाले थे, यानी कि जो छोटे किसान थे, पीसेंट्स थे, इनको तालुकदार और दूसरे थे लैंडलॉर्ड, बड़े ज़िम्मेदार जो तालुकदार थे, इनके खेतों में काम करते थे और इनको इसके बदले में कोई पेमेंट नहीं मिलती थी। यानी कि ये बेगार में ही काम करते थे, इसको हम बोलते बेगार, मुफ्त में काम करवाते थे। सिर्फ उनको खाने के लिए जो भी उनकी फैमिली की जो सर्वाइवल मिनिमम नीड्स है सिर्फ उनको ही पूरा करते थे, और उनसे हाई लेवल का टैक्स है जो वो वसूल करते थे, और टैक्स के साथ साथ उनसे ह्यूज अमाउंट के अंदर रेंट है जो वो लिया जाता था, जिससे इन किसानों की दुर्दशा बहुत ख़राब थी, आर्थिक हालात बहुत ख़राब थी। तो जिसके कारण बाबा रामचंद्र सन्यासी जी ने इन पीसेंट्स के फेवर में जो ये आंदोलन है वो शुरू किया। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो किसान उनके खेतों में काम करते थे उनके पास किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि वो कब तक उनके खेतों में काम करेंगे। उनको किसी समय भी उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म किया जा सकता था, उनको टाइम से पहले खेतों में से निकाल दिया जाता था। तो इस बात से जो किसान थे वो बहुत परेशान थे, और इसी के मुद्दे को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर बाबा रामचंद्र सन्यासी जी ने सपोर्ट किया और किसानों के फेवर के लिए कुछ काम किए। उनके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो जो
बाबा रामचंद्र सन्यासी जी थे, इनकी इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा। सबसे पहला इम्पैक्ट तो इन्होंने ये बोला कि जितने भी आपके एरिया में नाई हैं या जो धोबी हैं, नाई को हम बोलेंगे इंग्लिश के अंदर बार्बर, ठीक है, जो धोबी हैं जिनको हम वॉशरमैन बोलते हैं, तो ये उस समय काफ़ी नीची कास्ट को बिलोंग करते थे। तो इनको बोला गया कि आप इन लैंडलॉर्ड्स के या जो आपके ताल्लुकदार हैं इनके घरों में अब काम करने के लिए नहीं जाएंगे, और आपको जो गांव की पंचायत है उनके द्वारा एक स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है आपकी बनाई जाएगी, और आप यूनिटी में रह के ही आप काम करेंगे। आप फ्री में बेगार में इनके घरों में काम करना बंद कर दें। और दूसरा काम उन्होंने बोला कि जब जब ये मूवमेंट बढ़ती गई तो मूवमेंट बढ़ने के साथ ही वहाँ पर नेहरू जी और जो बाबा रामचंद्र थे इन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई जिसको नाम बोला गया औध किसान सभा। ये सभा बनाई और ये सभा बनाई गई अक्टूबर 1920 के अंदर। तो ये संस्था बनाई गई जिसके अंदर नेहरू और बाबा रामचंद्र जी दोनों शामिल थे, इसके जो हेड थे, और इन्होंने सभी किसानों को इकट्ठा किया और उनके राइट्स के लिए उन्होंने आगे संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता जा रहा था तो उसके साथ ही जितने भी वहाँ के जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, या जिन्होंने अनाज को इकट्ठा किया हुआ है, ग्रेन होर्ड किया हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं या जो गोदामों में अपना सामान स्टॉक करके रखते हैं ताकि प्राइस है जो बढ़ाया जा सके, क्योंकि जब सप्लाई कम होएगी तो अपने आप मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ जाता है। तो बाज़ार के अंदर या व्यापारियों के घरों में या जहाँ पर जिन्होंने अनाज स्टोर कर रखा है तो लोगों ने उनको ज़बरदस्ती लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सारा जो अनाज इकट्ठा किया हुआ था, जितना भी ये पैसा व्यापारियों ने इकट्ठा किया हुआ था, ये गरीब किसानों को लूट लूट के इकट्ठा किया हुआ था। तो उन्होंने ये सारा सामान वहाँ से लूट लिया। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं अवध मूवमेंट, और ये महात्मा गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही लिंक्ड है। इसके बाद जो सेकंड एरिया है वो है आपका गुड्डम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। इसी मूवमेंट को आंध्र प्रदेश के अंदर भी चलाया गया, और इस मूवमेंट को लीड करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। ये व्यक्ति से जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया आंध्र प्रदेश के अंदर। अब आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने मेनली गुरिल्ला वार के ऊपर जोर दिया। गुरिल्ला वार का मतलब होता है छुप छुप के हमला करना। तो उन्होंने अपने जो इलाके के लोग थे जो कि फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट थे, क्योंकि उस समय भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने जंगलों के संबंधित कुछ नियम बनाए हुए थे कि वहाँ से कोई लकड़ी नहीं काट सकता, ठीक है, या उन जंगलों के अंदर अगर आपको काम करने के लिए कहा जाएगा या आपको किसानों को, किसी भी पीसेंट को किसी बाग के अंदर काम करने के लिए बोला जाएगा तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते जब तक अंग्रेज आपको परमिशन नहीं देंगे। तो ऐसे कुछ नियम थे जिनके खिलाफ जो व्यक्ति थे वहाँ के वो बहुत परेशान थे। इसीलिए उन्होंने जो अंग्रेज़ों के ऑफिशियल अधिकारी थे, कुछ पुलिस स्टेशन थे, ऑफिशियल पोस्टों के ऊपर जो व्यक्ति लगे हुए थे, तो उनको अंग्रेज़ों को उन्होंने छिप छिप के मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उनको मौका मिलता वो किसी न किसी अंग्रेज़ को मार देते थे। तो इसके अलावा जो सीताराम अलूरी थे उन्होंने ये भी बोला कि भारत के लोग महात्मा गांधी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कोऑपरेट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो खादी है उसको पहने, खादी का कपड़ा पहने, यानी कि अंग्रेज़ों की बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बाहर से कपड़े आते हैं, उनका आप यूज़ करना बंद कर दीजिए। दूसरा उन्होंने बोला कि आप जो शराब पीनी है जो वो बंद कर दें, गिवन अप दी लिक्वर, कि जो शराब पीते हैं आंध्र प्रदेश के लोग, एक तो वो बंद कर दें और दूसरा जो खादी पहनना शुरू कर दें, ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर सुधार हो सके और भारत की इंडस्ट्रियां जो पहले से ज़्यादा फ्लोरिश हो सकें। इसी के चक्कर में 1924 में जाके अंग्रेज़ों ने जो सीताराम अलूरी जी हैं उनको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद इन्होंने जो वहाँ के आम जनता थी, मतलब वहाँ के लोग थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ स्ट्राइक की और उन्होंने बोला कि जो सीताराम अलूरी जी हैं वो हमारे एक परमात्मा की तरह हैं, हम उसको परमात्मा की तरह मानते हैं, और उनकी जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं, यानी कि वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं और उनकी जो भी भविष्यवाणी है वो हमेशा सही होती हैं, इसलिए आप उनको छोड़ दीजिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको
इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत ही गिरफ्तार किया था और उनको छोड़ा नहीं। तो ये आपकी मूवमेंट है गुडन हिल्स ऑन आंध्र प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि महात्मा गांधी की जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई। तो इसका सबसे पहला रीज़न तो है कि जो खादी डालने के लिए महात्मा गांधी जी ने बोला था, तो जो वो खादी का कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, यानी कि महंगा था, जिसको आम जनता परचेज़ नहीं कर सकती थी। अगर दूसरी तरफ देखें तो ब्रिटिश का जो क्लॉथ था, जो वो कपड़े बना के भेजते थे, वो कपड़े बनते थे मशीनों से, और आपको पता है कि मशीन के द्वारा बनाया गया जो कपड़ा है वो हाथ से बनाए हुए कपड़े से हमेशा सस्ता होता है। तो इसीलिए महात्मा गांधी का इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर जो खादी का नारा था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके कारण उनको दोबारा से फिर से ब्रिटिश के बने हुए कपड़े हैं वो परचेज़ करने पड़े, क्योंकि वो सस्ते थे और महात्मा गांधी जी का जो खादी का जो कंसेप्ट था वो फेल हो गया। तो एक तो पहला रीज़न ये था। अब दूसरा था कि नो अल्टरनेटिव। नो अल्टरनेटिव का मतलब कि लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं था। किस चीज़ का विकल्प नहीं था? अब लास्ट टाइम हमने ये बताया कि महात्मा गांधी के कहने पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जो जॉब है उससे रिज़ाइन दे दिया था, लेकिन अब वो रिज़ाइन दे के घर तो आ गए, लेकिन अब उनकी फैमिली अपना सर्वाइव कैसे करेगी? सर्वाइव करने के लिए उनको जॉब तो चाहिए ना, लेकिन जॉब अंग्रेज़ों के बिना कोई और वहाँ पर जॉब का कोई एरिया नहीं था जहाँ पर वो नौकरी कर सकें। रिज़ाइन दे के कब तक घर पर वो भूखे बैठेंगे? तो इसीलिए उनको दोबारा से अपनी फैमिली की हंगरनेस के कारण, यानी कि भूख के कारण, उनको दोबारा से फिर वही अंग्रेज़ों वाले जो स्कूल थे वो ज्वाइन करने पड़े, जिससे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जो वो फेल हो गया। कि अगर जॉब से रिज़ाइन देंगे तो आगे भी तो काम मिलना चाहिए ना। अब भारत के अंदर और कोई काम तो उस समय है ही नहीं था, जितनी भी इंडस्ट्री थी या फिर जितने भी स्कूल थे, कॉलेज थे, तो वो सारे अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे। भारत के पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसके कारण उनको जॉब के लिए मजबूर होना पड़ गया और दोबारा से फिर उन्हीं स्कूलों में रिज़ाइन करना, जहाँ रिज़ाइन दे के आए थे वहाँ पे दोबारा ज्वाइन करना पड़ा। अब तीसरा कारण था लोकल मूवमेंट विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अब तीसरा कारण ये था कि जो लोकल मूवमेंट चली हुई थी उसके अंदर लोगों ने इस मूवमेंट को अपने अपने हिसाब से लीड किया। जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी टोटली नॉन वायलेंस थे, उन्होंने कहा था कि कहीं भी अहिंसा नहीं करनी। लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो गुड्डम हिल्स का केस था तो उसके अंदर लोगों ने गुरिल्ला वार की, और गुरिल्ला वार के अंदर आपको पता है कि टोटली क्या होती है, वायलेंस होती है, और वायलेंस महात्मा गांधी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन को बीच में ही छोड़ दिया था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो था चोरा चोरी का इंसिडेंट। चोरा चोरी की जो लोकेशन है वो है गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर है। गोरखपुर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से योगी आदित्यनाथ एमपी भी सिलेक्ट हुए थे। तो गोरखपुर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये गांव है एक चोरा चोरी, यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। अब इंसिडेंट के अंदर गांव वालों ने चोरा चोरी के अंदर एक पुलिस स्टेशन था गांव में पास में, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने इकट्ठे होके पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और आग जैसे ही लगाई तो इसके अंदर 22 जो पुलिस वाले थे वो मारे गए। तो जिससे महात्मा गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो पोस्टपोन कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो मेरा आंदोलन है वो वायलेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये 22 पुलिस वालों को जो मारा ये टोटली एक तरह की वायलेंस थी, जिसके चलते महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे इमीडिएट कॉज है पोस्टपोन करने का, उसको बंद करने का, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के कारण महात्मा गांधी जी को जस्टिस ब्रूमफील्ड, जो कि अंग्रेज़ों के उस समय न्यायाधीश थे, इन्होंने इस चोरा चोरी इंसिडेंट में जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे वायलेंस के अंदर, तो इसी के चक्कर महात्मा गांधी जी को 6 साल की सज़ा दी गई।
उनको जेल के अंदर डाला गया और उनको 6 साल की सज़ा मिली। तो ये जज का नाम आप याद रखेंगे, ब्रूमफील्ड। इन्होंने ही महात्मा गांधी को 6 साल की सज़ा दी थी। तो ये आपका टॉपिक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप इसको डिटेल में पढ़ें क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आने वाला है।